नमस्कार, आदाब। मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मेरी कोशिश रहती है कि लोगों से बात करें, जानें कि माहौल क्या है। मेरे साथ बीजेपी के नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी का झंडा अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। इनकी उम्मीद है कि इनका प्रत्याशी जीते, लेकिन किस तरह का काम चल रहा है मैंने देखा नहीं। कोई रैली मैंने अटेंड नहीं कर पाया, उनका कोई शेड्यूल भी हमारे सामने नहीं है। बज़ाती मैंने खुद उनको फ़ोन किया था अभी, लेकिन वो शायद किसी रैली में है, हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं है। तो कुरैशी साहब से पता करते हैं बीजेपी का आधार यहाँ पे है क्या। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तीन बहुत सीरियस कैंडिडेट्स आपस में लड़ रहे हैं। इसमें बीजेपी का कितना रोल है, क्या रोल है और क्या स्कोप है। अगर स्कोप जानना है तो शायद आप मुझसे बेहतर आप बता पाएंगे। सर, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे बताइए, बीजेपी का वार्ड 76 में वोटर है भी कि नहीं, आधार है भी कि नहीं, और बीच बीच में मैं आपको टोकता रहूँगा। बिल्कुल बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा वक़ार भाई कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, ये एक रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। हम लोग बहुत दूरी से अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब मैंने आप ही को कहीं कहते हुए सुना था कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हो सकता है चीज़ नीचे छोटी दिखाई दे, लेकिन जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो तब आपको अंदाज़ा होता है गहराई का। इसी तरह जो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं वो जान रहे हैं और वो इस इलेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। और एक अकेला मैं नहीं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता फील्ड पर उतरा हुआ है और अपना रोल निभा रहा है। एक के बाद एक रैली में 10 के 10 लोगों का होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 में से 9 लोग आपको कॉमन नज़र आएंगे। अभी भी यहाँ से पार्टी के लोग उठ कर गए हैं। शक्ति मंदिर में अगला प्रोग्राम चल रहा है, मैं भी उसके बाद उनको वहीं ज्वाइन करूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट इसका आने जा रहा है, इसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि वो इस वार्ड में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अगर हम इस बार 1% चूक भी गए तो आप देखेंगे कि मुकाबला बहुत टक्कर का होगा और जो जीत हार होगी उसमें बहुत नज़दीकी का फ़र्क होगा। ये बात तो सच है कि बीजेपी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़े से बड़ा चुनाव हो, बहुत सीरियसली लेती है, उसको लेना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, यहाँ पे 3 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है, सीट छोटी सी है, वार्ड 76। देखिए वक़ार भाई, हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ना ही इसमें पीएम चुना जाना है, ना इसमें सीएम चुना जाना है और ना ही इसमें यहाँ मेयर बना है। मेयर ऑलरेडी एमसीडी में भाजपा का है, सीएम है, पीएम है, ये सब हम जानते हैं। हमें बीजेपी की ताकत को इस टाइम समझना होगा, सच्चाई को समझना होगा और ये जानना होगा कि इस टाइम यहाँ पर किसका आना इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के लिए मैं आपकी या कुछ लोगों की ये बात मान भी लूँ कि बीजेपी कहीं ना कहीं सीट पर पीछे चल रही है, तो पहले तो आप इसको जल्दी में कहा कि पीछे चल रही है। हाँ, कुछ लोगों का मैंने कहा, हो सकता है आपकी उस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन अगर कुछ लोग इस बात को मान भी रहे हैं तो वो अभी इसको प्रीजज कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा। और वो आने वाले वक्त में देखेंगे, एक तो ये मुकाबला जैसा मैंने कहा नज़दीक होगा, और दूसरा आप ये देखेंगे कि अगर कोई और प्रत्याशी खुदा न करे जीत भी गया, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, तो आप देखेंगे शायद वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काम नहीं करा पाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप पे मानना है। उसका रीज़न ये है वक़ार भाई, अगर मुझे कहीं जाना है और मैं एक डाइवर्ट वाली ट्रेन से जाऊं और एक डायरेक्ट ट्रेन से जाऊं, तो हो सकता है डाइवर्ट वाली से मैं पहुंच तो जाऊं, लेकिन जो समय है ना वो मैं ज़्यादा लूँगा। तो जो हम एक छोटा सा काम भी अपने मेयर से करा पाएंगे या सीएम तक अपनी बात पहुँचा पाएंगे या किस लेवल पर भी वो कर पाएंगे, हमें ये मानना है कि पार्टी हमारे छोटे मुद्दों को बड़ी प्रायोरिटी देती है। और आज हम अगर यहाँ पर 2017 से इस ऑफिस में है, इर्रिस्पेक्टिव के बीजेपी की पहले कितनी सीट्स थी और आज कितनी सीट्स हैं, तो जो लोगों का हमारे प्रति प्रेम है और जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है, अगर आप ग्राउंड पे कभी सर्वे करेंगे, कि भाजपा को लेके लोग इस बात के लिए तो आश्वस्त हैं कि काम तो इन्हीं से होगा। मुझे एक बात बताइए। बेशक काम आप ही से होगा, ठीक है, पैर का कांटा है, जिसके लगा है वो ही निकालेगा, बेहतर है। मेरा एक सवाल का जवाब जी। एक काउंसलर जी, एक एमएलए जी, एक एमपी जी, ये पार्टी से सीधा पहुंचता है, डायरेक्ट बीजेपी की होगा तो डायरेक्ट मेयर उनका सुनेगा, तो क्या किसी और पार्टी का काउंसलर नहीं है, किसी और पार्टी का एमएलए नहीं है, या बीजेपी में एक सिस्टम है कि तुम बीजेपी के हो तो हायरार्की में आपकी बात सुनी जाएगी। संविधान हर काउंसलर को काउंसलर की नजर से देखता है। ये वाली बात मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए कि मेयर बीजेपी का है, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं बिल्कुल, आपने पूछा, आपके एक हायरार्की सिस्टम बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, काउंसलर अगर निर्दलीय भी है तो उसको हक होना चाहिए। बिल्कुल, आपको बात का मुझे अपनी समझाने का या समझने का फर्क थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जी, मैं उसी का आपको जवाब दे रहा हूँ। नीति और नियत में फर्क है वक़ार भाई। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नीति और नियत से मैं ये कहना चाहता
हूँ वार्ड क्षेत्र चांदी महल में आपने सबको देखा बार बार, एक बार भारतीय जनता पार्टी को भी तो ये देखिए। point सही है आपका, और valid है। मेरा ये मानना है कि लोगों को ये लगेगा इस चुनाव के बाद अगर भाजपा का यहाँ काउंसलर आता है कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये जो पार्टियां दम भर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई और उम्मीदवार हो, कांग्रेस हो, क्या इससे पहले इनको मौके नहीं मिले? एमएलए इनका रहा, काउंसलर इनका रहा, मेयर इनका रहा। इनको पूरी दिल्ली सरकार में वो कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए किया क्या? और दिल्ली से ज़्यादा मुझे चिंता है अपने वार्ड की, अपनी गलियों की। इन लोगों ने ऐसा क्या रातों रात इनकी पावर में चेंज होने जा रहा है जो कल तक नहीं कर सकते थे? तो पहले तो इनकी कथनी और करनी का फर्क समझिए। और जहां तक मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, इनको अभी तक मौका मिला नहीं है। मिला क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बाकी पार्टियां हैं ये हमारे वोट बैंक को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, ये सोच के कि इनके पास विकल्प भी नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा ये जाएंगे कहां? और बीजेपी इस इंतजार में बैठी है कि करने को इनके लिए बहुत कुछ कर दें, और करना भी चाहती है, मगर ये आएंगे कहां? आप मुझे वो बताइए, आपने क्यों नहीं यहाँ से चुनाव लड़ने की सोची? देखिए, पार्टी में जो लोग भी अपनी हिस्सेदारी जताते हैं, एक कार्यकर्ता से लेकर और एक अध्यक्ष तक सबको चुनाव लड़ने का हक है। मुझ समय सबने अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन हमारा जो प्रथम, आप यहाँ के कारिंदे हैं, आप यहाँ की पैदाइश भी होंगे जी मेरे ख्याल से, और अमूमन आपको गलीबन सब लोग जानते भी होंगे जी। तो जब 4 मुस्लिम्स लड़ रहे थे, एक बीजेपी का भी मुस्लिम हो जाता। देखिए, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, कूड़े की लड़ाई है, कूड़े की लड़ाई है, सफाई की लड़ाई है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, कूड़े की लड़ाई है, सफाई की लड़ाई है, कौन गलियां साफ करा सकता है उसकी लड़ाई है। उस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आप क्या करेंगे जो आपकी गलियों की सफाई न दूर कर पाए? तो हमें ये समझना होगा, ये इमाम साहब का चुनाव नहीं हो रहा, ये गलियों के काउंसलर का चुनाव हो रहा है। वो हिंदू हो मेरा भाई, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गंगा जमुना तहजीब को तर्क देते हुए आप भी उसमें विश्वास रखते होंगे। बताइए जी, मैं मुझसे ज्यादा उदारवादी और जी, अच्छा सोच रखने वाला, बहुत अच्छी बात है, इज्जत मानने वाला, मुझसे ज्यादा बेहतर, मैं अपने आप से ज्यादा किसी को नहीं मानता। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस इलाके में हम पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए हैं, इस इलाके में ये वाली बात कब जाएगी? ऑडियंस समझिएगा, ये वाली बात कब जाएगी कि यार इसको वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, इसको वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी? ये जो मिथ है, यही मिथ तो मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, यही मिथ तो तोड़ना है, नस की बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि बीजेपी आ जाएगी, ऐसा क्यों है? यही मिथ तो तोड़ना है। ये तो बहुत आसान है, किसी को भी आसान तरीका सर है ये। हाँ जी, बताइए। जब तक आप जमीन पर लोगों का विश्वास पूरी तरह से, पूरे हिंदुस्तान, आप कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है? 12 में से 11 कंफर्म है, आप कह रहे हैं? बेशक कंफर्म है, और 12वीं भी हम आश्वस्त कर रहे हैं। ये जो एक है ना, जिस दिन ये निकल जाएगी, समझिए बीजेपी उस दिन जीतेगी। नईम साहब को आपने सुना। देखिए, नईम साहब जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं पुरानी दिल्ली में जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जो बीजेपी के डाई हार्ट फैन हैं। टाइम लगता है, वक्त लगता है एक किसी का कॉन्सेप्ट समझने में, किसी की सोच समझने में, और उस सोच के साथ जुड़ने में, और जुड़कर उसको इलेक्शन में कन्वर्ट करने में, और उस इलेक्शन को वोट में कन्वर्ट करने में। वक्त रहते हमें ये एहसास होना चाहिए कि पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धर्म का ये है या वो बीजेपी निकल जाएगी इसलिए वोट दे देंगे। हमें ये देखना चाहिए कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट अच्छा है, अच्छी छवि का है, तो क्यों ना कुछ नया कोशिश की जाए, क्यों ना कुछ नया सोचा जाए। 30 साल से यहाँ पर एक ही परचम लहरा रहा है। बीजेपी यहाँ पे खुदाई करती है अपना मोती निकालने की, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। उसके पीछे शायद ये वजह भी हो सकती है कि बीजेपी कागज़ों पे चुनाव लड़ती है। उन इलाकों में जहाँ पे उनको लगता है कि प्री एज्यूम्ड रिजल्ट पता है, उसमें शायद वो कोशिश भी नहीं करना चाहती। ग्राउंड पे जो वर्कर है वो बेचारा जुझारू है, आखिर में लड़ता भी वही है और शहीद भी वही होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। वार्ड 76 मटिया महल सीट कैंडिडेट एक और हैं जिन तक पहुंचने में मुझे तो बहुत कठिनाई हुई, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में लग जाती है। सुनील शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, छुपे रुस्तम हैं, बीजेपी के संगठन से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने इन पर विश्वास किया है, इनको लाया गया है। शेर, चीता और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो धुरंधर हैं, उसमें बीजेपी हमेशा मटिया महल सीट के अंदर या मुस्लिम बहुल इलाके में कहते हैं कि वो पीछे छूट जाती है। एक और मिथ है कि बीजेपी आ जाएगी, यहाँ पर ऐसा है।
ऐसा क्यों है? और बीजेपी जब पूरे हिंदुस्तान में काबिज़ है, हिंदुस्तान के सारे सूबों में काबिज़ है, तो क्यों ना मटिया महल बीजेपी की तरफ नज़र उठा के क्यों नहीं देखता? क्या वजह है उसके पीछे? संगठन बहुत मजबूत है, ज़मीनी प्लानिंग बहुत मजबूत है। जिस तरह से बीजेपी ने बिहार में बम्पर वोटिंग लेकर एक प्रचंड सरकार बनाई, यहाँ पर एक छोटी सी सीट पर बीजेपी का क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे साथ हैं सुनील शर्मा, जानते हैं। आप जानिए अपने कैंडिडेट को, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये फेयर रिपोर्ट बनना भी बहुत ज़रूरी थी कि जब मैं 3 कैंडिडेट्स की पूरी रैली कवर कर रहा हूँ तो कम से कम सुनील शर्मा जी की बात डायरेक्ट आप तक पहुँचा सकूँ, दिल से दिल तक पहुँचे। अगर दिल तक ना भी पहुँचे तो कम से कम सुनिए। सुनील जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पे। मुझे बताइए, वार्ड 76 का हिस्ट्री क्या है और आप यहाँ चुनाव किस लक्ष्य से लड़ने आए हैं? मोदी जी का जो विजन है उसको कैसे अलाइन करेंगे? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता का जो विजन है उसको कैसे अलाइन करेंगे अगर आप जीत जाते हैं तो? ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ मैं। सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ हमारा एक परिवार का राज रहा है। जी जी, खुल के बात करिए, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये परिवार का जो राज रहा है उसको हमारा लक्ष्य तोड़ने का यही हमारा, क्यों रेखा जी ने, हमारे श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने आप वाली पार्टी को यहाँ से भगाया। आज वो अपनी मतलब उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने काम तो यहाँ करा ही नहीं कुछ। लोग इनके खिलाफ सभी जहाँ भी जाते हैं हम, वहाँ हमारे को अच्छा समर्थन मिलता है। और जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं, ये हिंदू बहुल क्षेत्र है। हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम भाई हैं वो हमारे को पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसको हम तो मुस्लिम और हिंदू, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो जैसे पार्टी का जो विजन है कि सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका ये विजन को लेके, मोदी जी की योजनाओं को लेके और मोदी जी की ये कल्याणकारी जो योजना है उनको हर घर तक पहुंचाना। और ये जो पार्टी है, आप वाली पार्टी का अस्तित्व कोई रहा नहीं, वो इधर छोड़ के भाग रहे हैं। इनका पता नहीं जो आए हैं वो कब छोड़ के भाग जाए। तो यहाँ का जो हमारा, जिसको हम मुस्लिम जो बहुल क्षेत्र कहते हैं, उनको भी इनसे भरोसा उठ गया है और ये एक तरफा सीट हमारे पक्ष में जाएगी और इसको हम जीत के मोदी जी की झोली में डालेंगे और उनकी झोली में समर्पित करने वाली समर्पित। और हमारी रेखा गुप्ता जी ने जो अभी बिजली के मीटर के ऊपर ये बात रखी, जैसे हमारे यहाँ 5वीं मंजिल पे मीटर नहीं लग रहे थे, एक बहुत ही सराहनीय काम करा है। इसका भी हमें पूरा लाभ मिलेगा। और बिहार में कई जगह हमारे को, तो कोर्ट की तरफ से आया है 5वीं मंजिल का, तो ठीक है कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन हमारी जो है सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है 5वीं अच्छा मंजिल अच्छा अच्छा, ये कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हुए हैं। जैसे कोर्ट राहत देती है। हाँ, कई चीज़ों में आप और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट राहत देती है, जिसे बहुत बड़ी राहत की बात है। वैसे कई हमारी जो योजनाएं चल रही हैं रेखा जी की, वो भी अब ये बात हमारा ऐसा है, इसमें बीजेपी की तो एक ये दिखाते हैं वो कि बीजेपी आ जाएगी तो ऐसा, ये खौफ क्यों है? खौफ होता। इसको कैसे निकालें सर? इसको ऐसे निकाला है ना, जैसे बिहार में हम जीत के आए, कई ऐसी सीटें जो 96% मुस्लिम थी, वहाँ पे हमारा बीजेपी का विधायक आया। आज यहाँ का मुस्लिम जो हमारा जो डरा रखा था, आज वो खुल के हमारे साथ आ रहा है और मोदी जी की नीतियों को समझ गए। ये बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं। मुसलमान अगर आपके साथ आ रहा है तो इसका मतलब वो ये है कि ऐसा नहीं है कि एकता कम है। हिंदू मुस्लिम एकता कभी पुरानी दिल्ली में कम नहीं हुई, इस इलाकों में कम नहीं हुई, सब भाई भाई की तरह रहे। लेकिन जब बात आती है प्रत्याशी की, चुनाव की, उस दौरान अगर आप अपने कुछ बातें खुल के मुस्लिम समुदायों से जो आपके लिए वोट कर रही है, जैसे आप कह रहे हैं, अगर आप उनको कुछ संतुष्टि दें तो शायद आप लोगों के लिए लाभ हो। थोड़ा सा आप मैसेज दीजिए। हाँ, मैसेज देता हूँ मैं इसको। भाई ऐसा है, यहाँ से कोई कैंडिडेट पहले जीतते आए, अच्छा काम करने में उनको दुविधा रहती है। जैसे हमारी सरकार है, केंद्र में सरकार है, नीचे श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सरकार है, नीचे हमारा मेयर है। अगर हम सीट हार भी जाएं आप, तो काम तो यहाँ की जो सरकार है हमारी, हमें कराना तो हमारे को, हम हार भी जाएं। बिल्कुल सही बात है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीम आपका हायरार्की बंदी हुई है ऊपर से नीचे तक है, अगर आप खुदा ना खास्ता हार भी गए तो एक फोन पे आपका काम हो सकता है। ये कहना तो हमारे लोगों का, क्षेत्र के लोगों का विकास कैसे हो, विकसित भारत कैसे बनेगा। भाई हम जो वोट घर घर मांगने जा रहे हैं, हमारे को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और ये मोदी जी की जो नीतियाँ हैं या हमारी सरकार जो बनाती है कोई नीति, वो कोई हिंदू मुस्लिम देख के नहीं बनाती है। तो हम इस बात को अपने आगे रख रहे हैं और बता रहे हैं, उसका हमारे को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी नीयत सच्ची है तो मंजिल आसान होगी। अच्छा ऐसा नहीं है, मोदी जी का ये कहना है आप मुस्लिम जो भी आएंगे हम उनको अगली पंक्ति में बिठाएंगे,
हमारे से जुड़ो। तो ये बात हम घर घर पहुंचा रहे हैं कि कुछ बीजेपी। ऐसी बातें तो वो हाँ, भी करते हैं हाँ। जो आरएसएस के यहाँ के मोहन मुस्लिम- भागवत जी। मुस्लिम राष्ट्र मंच के जो हैं, हाँ। क्या नाम है उनका, इंद्रेश इंद्रेश कुमार। का यही लाइन है। हाँ। और उन्होंने यहाँ पे संगठन खड़ा करा है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। हाँ, कि हाँ, he has हाँ। created a fantastic job in बिल्कुल बिल्कुल। being from डॉक्टर- RSS in my local area. He has created a संगठन। डॉक्टर बहुत इंद्रेश- खूबसूरत बात है, इंद्रेश बहुत कुमार बड़ी जी। बात है। अब मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि वोटर को कैंडिडेट और उसकी नियत पे शक ना करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके वोट देना चाहिए, ना कि बिल्कुल, किसी बिल्कुल। की पार्टी की। और कोई विशेष बात आप कहना चाहें मुख्तसर सी, जो मेरी ऑडियंस समझे, उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। हाँ, देखो भाई साहब, बात ये है कि हम ये बात सबको पहुंचा रहे हैं कि आज मुस्लिम हमारे से जुड़ रहे हैं चारों तरफ से। देखो सारे देश में सरकार सब समझिए जुड़ गया, अगर जुड़ मुस्लिम, गया। तो बदलाव क्या आएगा देश में, ये बता दीजिए एक बार। बदलाव ये आएगा कि बदलाव हमारे जो यहाँ के जो मतदाता हैं या यहाँ के क्षेत्र के हमारे निवासी हैं, जो इनका विकास आज तक रोक रखा है इन्होंने, जैसे एकदम आयुष्मान योजना आई या कोई भी योजना आ रही है, उसका ये लाभ नहीं अब आपकी सरकार थी तो कहाँ आने दे रही थी, और उनके हटते ही लागू कर दिया। तो हर चीज़ का लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को ये डराते हैं, डरा के मोदी जी आ जाएगी सरकार। अब आ गई रेखा गुप्ता की सरकार, अब क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आने भाई। ये इनको हमने दिमाग में बिठाना है, और मुसलमान इसी वजह से हमारे से जुड़ेगा और जुड़ रहा है, उसका लाभ हमारे को मिलेगा। हमारी तो ये है कि कम से कम हर घर में जाकर हम अपने ये उनको उनके दिल में बिठा पाएँ, या बिठा सकते हैं कि आज पूरा देश जुड़ रहा है, जैसे बिहार में जुड़ा या हर जगह जुड़ा। तो हमारे क्षेत्रवासी पीछे क्यों रहेंगे भाई? हम इनके शुभचिंतक हैं तो इनको जोड़ के लाएंगे, और अपने मोदी जी की झोली में इनकी ये सीट डालेंगे, तो ये हम संकेत देंगे आज मुस्लिम हमारे साथ कितना है। सुनील शर्मा जी, देश को संकेत संकेत दिया जाए कि जाम जैसे क्षेत्र में जो यहाँ का सिर्फ मतलब पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, उसमें भी हमारे साथ मुस्लिम का वोट इतना है हमारा। ये बड़ी बात है। हाँ। आपने बड़ी बात कही। सुनील शर्मा जी का सीधा सीधा कहना है कि हाथ से हाथ मिलेंगे तो साथ बढ़ता है, विकास बढ़ता है। बीजेपी में बैठे हैं सबसे टॉप पे मोदी जी, पूरी देश में इस वक्त बीजेपी। आपकी सीट पे अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता है तो जो हायरार्की ज़ीरो से ऊपर तक जाती है, आपके मैसेजेस, आपके काम क्लैरिटी के साथ आप तक पहुंचेंगे, देश की योजनाएं भी पहुंचेंगी, और एक काउंसलर का जो बेसिक काम है वो भी बहुत सुचारू रूप से होगा, ऐसा सुनील जी का कहना है। साथ में एक बहुत ज़रूरी बात वो ये कि देश कब तक बीजेपी पे विश्वास नहीं करेगा। देश का मुस्लिम अब उदारवादी हो रहा है, बड़ी सोच का मालिक हो रहा है, वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव की तरफ सोचे तो सोचना चाहिए। सोचना आपका काम है, दिखाना मेरा काम है। मेरी कोशिश रहती है कि आपके पास सच्ची बात, सही बात, देश की बात पहुँचे। हिंदू मुसलमान बहुत हो गया यार, अब ये सोचना चाहिए कि देश में हमारे साथ जो घर में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो शुएब इकबाल साहब हों, चाहे इमरान चौधरी हों, चाहे शहजाद हों, चाहे XYZ, ये भी हैं, इसी इलाके के हैं। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, सोचिए हु इज़ योर कैंडिडेट। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। पुरानी दिल्ली मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ये जो अफवाह होती है कि एक हो जाओ नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, ये जो मंत्रा है, ये जो मिथ है, ये कब बर्स्ट होगा, कैसे बर्स्ट होगा? पहली बात तो मुझे कहीं ये चीज़ दिखाई देती पुराने शहर में, क्योंकि यहाँ पर जो पुराना शहर जिसको हम शाहजहानाबाद कहते हैं, यहाँ की रली मिली सभ्यता है, और हिंदू और मुस्लिम बहुत प्रेम से प्यार से रहते हैं। सिर्फ चेहरे को देख के वोट डलते हैं। हमारे इस क्षेत्र में एक व्यक्ति का चेहरा बहुत सालों से चल रहा है, उसके पीछे हमारा समाज लगा है सारा का सारा, चाहे उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, सभी लोग उसको वोट देते हैं। अब उनके सामने कोई परमानेंट ऐसा कैंडिडेट नहीं आता कि जो खड़ा रहे, कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, तो समाज उसको अहमियत नहीं दे रहा, सीरियसली नहीं ले पाता कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पुराना 100 दिन नया 9 दिन वाली बात होती है कि जो पुराना होता है, अब जैसे सुनील शर्मा जी हमारे कैंडिडेट हैं भाजपा के इस वार्ड से, वो इस क्षेत्र के अंदर अनेक वर्षों से कार्य कर रहे हैं, और सब लोगों से हंसना मिलना बैठना उठना, उनकी अपनी व्यापारिक दुकानें हैं, तो बच्चे बच्चे से उनकी परिचय है। तो ऐसा व्यक्ति कोई आता है तो उसको कहीं ना कहीं समाज में रिस्पॉन्स मिलता है।
और कोई ऊपर से आगे बैठ जाए या कोई एक टर्मडम आके खड़ा होता है तो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर दूसरा क्या है कि बिरादरियों में वोट बढ़ जाता है। हम कहते हैं मुस्लिम समाज नहीं, मुस्लिम समाज का भी कई बिरादरियों में वोट बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। इस चुनाव में भी कई बिरादरियों में आपस में वोट बढ़ेगा। कुरैशी समाज से मुदस्सिर उस्मान हैं, मलिक समाज से जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट हैं शहजाद, कांग्रेस वाले। आई थिंक मैं सही हूँ, अगर मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं पता है, कंफर्म करना पड़ेगा। और तीसरे जो है मलिक हैं, चौधरी जो हैं, हाँ चौधरी, हाँ जो शेर वाले, शेर के निशान से, तो तेली समाज से हैं। अब जब आपको जमा घटा गठजोड़ और समीकरण और कैलकुलेशन, क्योंकि बीजेपी इज वन ऑफ द परफेक्ट कैलकुलेटर व्हेन इट्स टॉक अबाउट इलेक्शंस। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस सिचुएशन में आपको क्या स्कोप नजर आता है, कौन सी ऐसी तार नजर आती है जहाँ से आपका कैंडिडेट निकल के पार हो जाए? देखो मेरा मेरा ये कहना है कि आज केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में एनडीएमसी है, उसमें बीजेपी है, तमाम जगह बीजेपी की सरकारें हैं। और इस वार्ड का अगर हम चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं वो एक रीज़न नहीं रहता, क्योंकि इससे ना कोई सरकार बदलनी है ना कुछ होना है। परंतु अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से सुनील शर्मा जीतता है तो क्षेत्र में विकास होगा, साफ सफाई होगी, जो सीवर की समस्या और अनेक समस्याएं हैं, क्योंकि केंद्र और सरकार, दिल्ली सरकार दोनों मिलके फंड दे देंगे, फंड रिलीज कर देंगे, क्योंकि उनका अपना निगम पार्षद होगा। एक सवाल करूं सर, काउंसलर, आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। एक काउंसलर चाहे वो सुनील शर्मा जी हों या एक इंडिपेंडेंट हो, बजट संविधान के हिसाब से तो सबका एक जैसा ही होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी बाद में किसी और को फंड ही ना दे? नहीं मेरा ऐसा तो नहीं मेरा क्या कहना, आप उस बात को आपने जो कहा, मैंने उसको वही बात कही जो आप समझ रहे हैं, वही बात मैंने कही है। मैंने ये कहा कि जब सत्ता के अंदर जो पार्टी बैठी होती है और उसका नीचे तक अगर ग्राम प्रधान भी उसका अपना होता है तो वहाँ एमपी फंड से या किसी भी फंड से बहुत एडजस्टमेंट होके और काम हो जाते हैं। निगम का अपना इतना बहुत बड़ा फंड है, हाँ निगम का इतना बहुत बड़ा फंड नहीं होता, परंतु सरकारों के पास अपने पास बहुत सारे फंड होते हैं जो लगाए जा सकते हैं। जो मुझे समझ में आया सर, ये कह रहे हैं कि काउंसलर का एक लिमिटेड फंड है, अगर वो फंड विकास के कार्यों में लग जाए और वो ख़त्म हो जाए या एग्जॉस्ट हो जाए और अगर उनकी पार्टी ऊपर हायरार्की में बैठी है तो किसी और के फंड से उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, काम आपका हो सकता है। इसको क्लैरिटी से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वोटर्स हैं और मैं बायस नहीं हूँ, मैं तो दिखाऊंगा जो सच है वो समझिए, टेक्निकल पॉइंट भी समझिए, सिर्फ ये मत सोचिए ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा, ये मेरा मामू का बेटा, नहीं। कैंडिडेट की इवैल्यूएशन आपके हाथ में है, अभी टाइम है, सही का साथ दीजिए, अपने हिसाब से चुनिए। सर कंटिन्यू कीजिए आप। तो मेरा तो इतना यही है कि भाई किसी को भी कोई वोट देता है, सबको अपना अधिकार है, मत डालने का अपना अधिकार है, परंतु ये देखें कि कौन व्यक्ति कहाँ हमारे काम आ सकता है और कहाँ से हमारे को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे हम लाभार्थी योजनाएं हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, तो निगम पार्षद होने के नाते वो सरकार से मांग कर सकता है, सरकार से बहुत सारी चीज़ें ला के दे सकता है, क्षेत्र के अंदर अनेक कार्य हम करा सकते हैं। तो इसलिए मेरा तो इतना ये है। और जहाँ तक वोट, सर अगर ये सीट, आप छोटी सी सीट अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो मोदी जी की झोली में ये सीधी सीट जाके क्या मैसेज आने वाला है, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप नहीं, सबसे बड़ा मैसेज तो ये जाएगा, जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिल रहा, तो अगर यहाँ से ये सीट निकल कर जाती है तो समाज में एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि सर्व समाज एक है, सभी लोग एक हैं और मिल के, जैसे बिहार के अंदर भी कई सीटें अभी सरकार ने में जीती हैं, तो मुस्लिम बहुल सीटें जो जीती हैं बीजेपी ने, तो ये भी अगर जीतते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और हर मतदाता से मेरा तो यही निवेदन है कि सोच समझ के जिसको भी वोट दें उसको वोट दें जो आपके कार्य में ऊपर तक ले आके कार्य कराने की क्षमता रखता हो। नमस्कार, आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। आप सब जानते हैं कि बिहार का चुनाव अभी संपन्न हुआ है, प्रचंड जीत बीजेपी की हुई। बिहार पूरा इलेक्शन मैंने आपके साथ कवर किया, आपने मेरे साथ कवर किया, मैं बिहार में रहा। बिहार में एक सीट थी मुकामा, जो पूरे इंडिया में बहुत चर्चित रही। उसकी वजह ये थी कि वहाँ का वर्चस्व, वहाँ के अनंत सिंह और वहाँ पर दुलार चंद की हत्या, ऐसे माहौल के अंदर मुकामा कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने वो भी आपके सामने पेश किया। इस वक्त ऐसे ही वर्चस्व वाली सीट दिल्ली के उपचुनाव में एक सीट है मटिया महल का वार्ड नंबर 76। तीन बड़े कैंडिडेट्स, तीन बड़े धुरंधर आपस में
लड़ रहे हैं और जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास पिसती है। इन सब मामलों में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि बीजेपी जब पूरे देश में है, इस हॉट सीट पर बीजेपी का क्या फ्यूचर है। और इसी वार्ड नंबर 76 से मैंने आपको इमरान चौधरी से दिखाया, मैंने आपको दिखाया कुंवर शहजाद की सोच। अब जानते हैं सुनील शर्मा जो इन सब दिग्गजों के बीच में बीजेपी का झंडा थामे अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर गए हैं और इस वक्त वो मैदान में हैं और मेरे साथ हैं उनके इलेक्शन इंचार्ज आतिफ रशीद साहब। मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि इलेक्शन इंचार्ज अपने आप में एक मुकम्मल इंसान होता है किसी भी कैंडिडेट का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने के लिए। आतिफ साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको शाबाशी देता हूं कि इतने मतलब समीकरण यहाँ पर हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेके आए हैं, अपने कैंडिडेट को लेके उतरे हैं। क्या फ्यूचर देखते हैं इस मटिया महल विधानसभा में अपने कैंडिडेट के लिए? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनौतियों से लड़ना जानता है। सन 2014 से पहले आम लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। जाहिर बात है हमने उस इतनी बड़ी चुनौती को अचीव करा है और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास है कि जहाँ जहाँ लोग ये कहा करते थे दक्षिण में कमल नहीं खिल सकता, उड़ीसा में कमल नहीं खिल सकता, उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं हो सकती, उन सारे जो इस तरीके के जो मिथ थे उन मिथों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि चांदनी महल वार्ड एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने यहाँ पे चौधरी निहाल सिंह हमारे एक जनसंघ के ज़माने में वो चुनाव जीते भी हैं और मुस्लिम बाहुल्य सीट से जीते हैं। तो चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम इस संकल्प के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हम चट्टान से टकराने के लिए आए हैं। चट्टान भले से न टूटे लेकिन चट्टान में दरार ज़रूर पैदा कर दें। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत एकजुट होकर, बहुत निष्ठा के साथ, तो बहुत मजबूत है, ये तो देश में बहुत निष्ठा के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये उपचुनाव है और उपचुनाव के परिणाम से न तो देश की सरकार में कोई ऊंच नीच होना है, न ही दिल्ली की सरकार में कोई ऊंच नीच होना है, और एमसीडी में भी हमारा इतना प्रचंड बहुमत है कि अगर खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली हम ये 12 की 12 सीटें भी हार जाते हैं जो दिल्ली में उपचुनाव है तो भी कुछ नहीं होने का, और 12 की 12 जीत भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने का। दरअसल इस बार का जो चुनाव है चांदनी महल में पिछले 30 साल में एक ही पक्ष का, एक ही परिवार का चारों ओर कब्जा रहा है, निगम में भी, विधानसभा में भी। उसके बावजूद यहाँ पर पिछले 30 साल में कोई स्कूल नहीं खोला गया। उसके बावजूद भी पिछले 30 साल में यहाँ के युवाओं के रोज़गार की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, और एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, नशाखोरी। क्योंकि युवा जो है जब बेरोज़गार होता है तो वो नशाखोरी की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर युवाओं को क्राइम की तरफ आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ के पॉलिटिकल लीडरांस उनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारी जो बेवाएं हैं, हमारी जो बहन बेवाएं हैं, उनको उनका महीने का जो भत्ता मिलता है सरकार की तरफ से वो नहीं दिया जा रहा, उसमें धांधली हो रही है। सफाई के मामले में मेरा तेरा चलता है, सिर्फ अपने परिवार के लोग, अपने लोगों के घरों के आगे और उन रोडों पर सफाई होती है। गलियां 40 साल से एज इट इज़ हैं, कभी नहीं बनी है। यहाँ पर सीवर लाइन की हालत बुरी है। तो अब का जो ये चुनाव है, हम मुस्लिम समाज के बीच में जाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए चुनाव का ताल्लुक जो है ना, इस बार का विशेषकर ये आपके स्वास्थ्य का है, आपके रोज़गार का है, आपकी शिक्षा का है, आपके बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल का है, आपका युवा जो नशे की तरफ बढ़ रहा है उसको उस तरफ से रोकने का है। इसलिए हमें उम्मीद बढ़ी है कि यहाँ का हिंदू मुसलमान मिलकर इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे। आप ये बताइए, आपने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 12 की 12 सीटें हार जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीत जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब बीजेपी अपनी पुरानी दिल्ली की सीटों को सीरियसली लेगी? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि इस चुनाव से मुसलमान, मैं आपको क्या बताऊँ, मुसलमान एक्चुअली वोट इसलिए करता है कि बीजेपी को हराएगा,
मुसलमान कभी विकास के लिए वोट नहीं करता, मुसलमान कभी डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं करता, ठीक है ना जी। मुसलमान को ये बात समझने की आवश्यकता है कि एक वोट से आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। और देखिए, इज़्ज़त ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। 2014 से एकजुट होकर मुसलमान प्रयास कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए नहीं रुके। 2017 में आपने प्रयास करा कि योगी जी की सरकार न बने, नहीं रुके। आपने 2019 में प्रयास करा, आपने 2022 में प्रयास करा, आपने 2024 में प्रयास करा। सारे प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? आखिर जनता, जो इस देश का जो हिंदू भाई है, वो इस बात को समझ गया है कि पिछले 70 साल में 75 साल में कांग्रेस ने और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ ने हमको सिर्फ बीजेपी का डंडा दिखाकर अपना झंडा थमाया। ये बात मुसलमान को भी समझने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए उनको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार ये मौका है, इस बार मटिया महल के मुसलमानों के पास बहुत बेहतरीन मौका है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बेहतरीन मुस्तकबिल को उजागर कर सकते हैं। वो इस बार वो आप भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश दे सकते हैं, ये मैसेज दे सकते हैं कि जी हाँ, हम भी विकास की धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। एक निगम पार्षद अगर भारतीय जनता देखिए, यहाँ पर आप चलिए, अगर बीजेपी के ही चुने हुए प्रतिनिधि से कोई प्रॉब्लम होनी होती तो पिछले 10 साल यहाँ पर लगातार डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद इसी वार्ड के रहे ना। ये वार्ड भी तो चांदनी चौक लोकसभा में था। क्या किसी मुसलमान को कोई तकलीफ हुई क्या? मुझे बताइए किसी भी तरीके की। जिस तरीके के सवाल मुसलमानों के बीच में उठा दिए जाते हैं, असल में चुनाव में क्या होता है कि ये सो कॉल्ड सेकुलर नेता जो मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार हैं, वो सियासत को मज़हब से जोड़ देते हैं, मज़हब का चश्मा लगा देते हैं। मैं खुल के यहाँ मुसलमानों से कह रहा हूँ, साहब, जब आप मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तो वहाँ आपसे ये सवाल होना है, तेरा रब कौन था, तेरा दीन क्या था, तेरा नबी कौन था। ये सवाल नहीं होना है कि तूने बीजेपी को वोट दिया था या शोएब इकबाल को वोट दिया था। ये सवाल नहीं होना है तू कांग्रेस पार्टी में था या आम आदमी पार्टी में था। ये तो आपका खालिस दुनियावी मसला है, रोज़ी रोज़गार, रोटी, कपड़ा, मकान, इसका मसला है जो आपको जान के लगता है पुरानी दिल्ली के मुसलमानों की सोच अब प्रोग्रेसिव है कि नहीं? आपको जान के हैरानी होगी, मेरे पास लिस्ट है कि जो लोग जो प्रधानमंत्री की योजनाओं से, दिल्ली सरकार की योजनाओं से और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं से और नगर निगम की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं, ऐसे चांदनी महल में भी कम से कम 400 मुसलमान हैं, 500 मुसलमान हैं जो अलग अलग योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि 400, 500 से 4000, 5000 तक पहुँचे। आप साथ तो आइए। आपने अभी तक एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो भी चांदनी महल वार्ड में 500 लाभार्थी हैं भाजपा की सरकारों के। अगर आप एक कदम, 2 कदम भाजपा की तरफ बढ़ाएंगे तो मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि हम ये 5000, 10,000 तक पहुंच सकती है संख्या, लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी। सरकार की आपको लगता है आपका कैंडिडेट मुसलमानों के गढ़ में, जहां पर स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी की तरफ से तीन एमएलए तरफ से, साथ में एक पहाड़नुमा शख्स जो पिछले 30 साल से अपनी राजनीति की गरिमा को बनाए रखा है, उसके बीच में इस पहाड़ को तोड़ने में बीजेपी क्या पूरे देश का पॉलिटिक्स को, पूरे इकोनॉमिक्स बदल दिए, पॉलिटिक्स की पूरी कैलकुलेशंस बदल दिए, यहाँ पे आप इस बार जीत पाएंगे यानी? वकार भाई, सीधी मैं आपके सामने ये चैलेंज कर रहा हूँ, चांदनी महल वार्ड में सीधा चुनाव इमरान और सुनील शर्मा के बीच में है, आम आदमी पार्टी फाइट में ही नहीं है। ये मैं आपको बहुत विश्वास से कह रहा हूँ। कांग्रेस तो चौथे नंबर पर जाएगी, हो सकता है, या आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में तीसरे और चौथे की लड़ाई होगी। चांदनी महल वार्ड का इस बार का चुनाव सीधा इमरान और सुनील शर्मा के बीच में है। आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या कहता है, मेरा जीतेगा कौन? सच बताइए। देखिए, ऐसा है, ये हार जीत में अभी 19 दिन, 18 दिन बच रहे हैं, 17 दिन, ठीक है ना। ये चुनाव किस ओर जाएगा, किस रुख जाएगा, ये समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित है बिहार परिणाम के बाद। हम वो कर सकते हैं जो लोग कल्पना नहीं करते। तो ठीक है जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बीजेपी अपने कैंडिडेट को लेकर कितना सीरियस है, यहाँ के लोगों से हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।